क्या बाबा डॉन कार्लो एंcelotti फुटबॉल के सबसे बड़े और बेहतरीन नॉकआउट मैनेजर हैं? अगर उन्होंने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिता दिया तो हो सकता है, क्योंकि अभी ब्राज़ील बिल्कुल रियल मैड्रिड बनी हुई है कि डॉन कार्लो अपनी आईब्रो उठाता है और वहाँ पे मैच बदल जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक फुटबॉलिंग जायंट है जर्मनी, जिनके हाल बुरा से बुरा होता जा रहा है। शायद उन्हें कार्लो एंcelotti या यर्गन क्लॉप जैसी तबीयत का कोई बड़ा मैनेजर चाहिए, या फिर उनके डीपर इश्यूज़ हैं जो कि उनकी फुटबॉल डेवलपमेंट को हार्म कर रहे हैं। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो देखें, पूरी देखें, आगे भी शेयर करें। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और ये है प्रेसिंग मैटर्स बाय ऑन द माइक, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो। अगर आप पाकिस्तानी फुटबॉल फ़ैन हैं, तो भाई बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें। आप किस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल को नहीं देख रहे? हम बहुत टाइम और एफ़र्ट लगाते हैं, तो प्लीज़ देखें, एंगेज करें, कमेंट करें, हमारे से डिस्कस करें फुटबॉल। और साथ मेरे मौजूद हैं शेख हमदान। मैं एफसी न्यूरमबर्ग के लिए जर्मनी में ही फुटबॉल एनालिस्ट हूँ, और शेख हमदान एक यूएफा लाइसेंस्ड कोच हैं जो कि कराची यूनाइटेड के मैनेजर हैं। एक और चीज़, सारे के सारे फुटबॉल मैचेस, सारे के सारे वर्ल्ड कप मैचेस आप लाइव और एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं सिर्फ टैप मैट पे। तो प्लीज़ उनकी ऐप या उनकी वेबसाइट को चेक करें। अच्छा हमदान, एक जो टॉकिंग पॉइंट या एक जो थीम हमें वर्ल्ड कप के अंदर कंसिस्टेंटली नज़र आई है, वो ये है कि स्ट्रक्चर और कोचिंग और मैनेजमेंट जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं फुटबॉल के अंदर इन वन वे और दी अदर। और अगर आप लोग ये चैनल काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि हम इस बारे में रो रो के जो है वो थक गए हैं कि भाई स्ट्रक्चर, कोचिंग, मैनेजमेंट बहुत मैटर करती हैं, और हम इनको ज़रा 2-3 चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबाए कोचिंग, डॉन कार्लो एंcelotti। कोचिंग भी ना कहूँगा, गलत बात कर दी, बाबाए मैनेजर, बाबाए मैनेजमेंट, ब्राज़ील और कार्लो एंcelotti की बात करेंगे। हमदान, सिंपल सा सवाल है, इज़ एंcelotti द परफेक्ट मैनेजर फॉर ब्राज़ील? यार ब्राजील के अंदर अक्सर ये कहावत रही है। आई थिंक 2002 वर्ल्ड कप के बाद से देयर वर सम टॉक्स विद इन देयर मीडिया एज वेल, जो कह रहे थे कि यार उनके जो कोचेस आए ना, दे वरंट बिग इनफ नेम्स इन टर्म्स कि वो कोई हिस्टोरिक लोग नहीं थे। और प्लेयर्स के जितने बड़े ईगोस बढ़ते जा रहे थे, वो उन ईगोस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन चलती रही है। चीचे आया था, चीचे के बाद वो उन्होंने फर्नांडो डेनिस को लाए, डेनिस के बाद एक और बंदा लेके आए, और लास्ट तो उनके मैनेजर थे आई थिंक 94 यूएसए में क्लॉडियो टेफरेल था। क्लॉडियो टेफरेल और वन ऑफ द, और कार्लोस अल्बर्टो, सॉरी, वन ऑफ द कार्लोस ब्राजीलियन, अल्बर्टो था, कार्लोस कार्लोस अल्बर्टो, सॉरी, अल्बर्टो। कार्लोस अल्बर्टो, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। तो उनको ये था कि यार इनके ईगो को मैनेज करने के लिए ना ब्राजीलियन फेडरेशन को था कि यार देयर इज ओनली वन नेम हु फिट्स द बिल, इट्स कार्लो एंcelotti। a lot of players that played under him in that Brazilian team as well, Danilo खेला हुआ था, विनिसियस जूनियर खेला हुआ था, कैसेमीरो खेला हुआ था, और सब लोगों ने इंडिविजुअली वो प्लेयर्स कह रहे थे कि यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद देम। तो दे ये उनको उनका आर्गुमेंट था कि यार ये हमारे इस टीम को बेस्ट लेके चल सकता है। यार आई थिंक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2002 के अंदर भी लुइस फिलिpe स्कोलारी था, वो भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक मैन मैनेजर तबीयत आदमी है, जिसको बाद में जॉन ओबी मिकेल और डिडियर ड्रॉग्बा वगैरह ने भी कहा था कि स्कोलारी जब आया था तो उसने मैन मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छी की थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से जो है, वहाँ पे वो चल प्रॉब्लम नहीं हो रही पाया, थी। क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। बट वो भी ब्राज़ील के लिए बहुत बेहतर था, एंड आई थिंक दिस पॉइंट्स टू अ थिंग व्हिच इज़ के रियल मैड्रिड तबीयत, अगर आपने स्ट्रेटजी अपनानी है फुटबॉल के अंदर, तो वो ये है, अगर आप उस लेंस से देखते हो कि यार आप अच्छे प्लेयर इकट्ठे करो, ऑब्वियसली आपके स्क्वाड में बैलेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको चीज़ें कुछ पूरी करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस फीफा की तरह सबको ही भर दो, बट आप अच्छे प्लेयर आपके पास हों, एंड दे विल ऑब्वियसली हैव ईगोज़, और आपको एक बंदा चाहिए जो उन ईगोज़ के साथ डील कर सकता है और उन सारे प्लेयरों को इकट्ठे खिला सकता है। लिटरली उस 2002 ब्राज़ील में उसने ये किया। फिर लुइस फिलिpe स्कोलारी ने ऑल्सो 2008 में चेल्सी ने डेको लिया था, मुझे याद है, चेल्सी ने, और वो सारे प्लेयरों को इकट्ठे खिलाना, लैम्पार्ड, डेको, अनेल्का, ड्रोग्बा, एसियन, मतलब हर बंदा घुसा, बेलक, सारे घुसे हुए थे उसके अंदर। एंड आई थिंक एंcelotti उस चीज़ का एक परफेक्ट जो है ना, मेरे ख्याल से एंड बॉस है उस चीज़ का, कि सारों को इकट्ठा किस तरह फिट कराना है। और इसलिए मेरे ख्याल से, मैं ये शुरू में भी हम इसके बारे में मजाक कर रहे थे कि यार क्या उसने ब्राजील को रियल मैड्रिड बना दिया है वर्ल्ड कप का। बाय दैट आई मीन
सिंपली कि यार फ्रंट लोडेड टीम, ठीक है? जिसके अंदर और मज़ेदार बात है कि पैरेलल ये भी है कि विनी भी खेलता है, कैसेमीरो भी खेलता है। ये 2 उसके वो कोट अनकोट अभी जो मेन प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं ना आपको फॉर वन रीज़न और द Yeah. अदर वो ये 2 हैं, ठीक है? तो ये आपके पास फ्रंट लोडेड टीम है, आपके पास एक एक्सपीरियंस मिडफ़ील्ड है और आपके पास कुछ लोग हैं जिन जो इतने ज़्यादा एक तो टेक्निकल क्वालिटी रखते हैं, ये रियल मैड्रिड की एक बहुत बड़ी ख़ासियत थी। ऑब्वियसली लोग कहते थे कि यार वो लक शक थी, द टेक्निकल एबिलिटी वाज़ इनसेन, लाइक द टच, द पास, द शूट, एवरीथिंग। वो छोटी-सी आप उन्हें जगह दो, वो ले लेते हैं। दूसरी चीज़ अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस इन द टफेस्ट, मोस्ट अन मतलब के एंड के नॉकआउट मोमेंट्स कि यार 1 सेकंड के अंदर हम हार जाएँगे अगर हम गोल नहीं करेंगे। और वो विनी भी उसका है, विनीसियस भी है सॉरी कैसेमीरो भी है, मार्किनियोस भी है। ये सारे लोग हैं और आहिस्ता-आहिस्ता और भी प्लेयर इसके अंदर आ रहे हैं। उन सबको किसी तरह जो है आपने दे दिया और रियल मैड्रिड का आखिरी मैं जिस तरह कंक्लूड करूँगा वो ब्राज़ील के खिलाफ जापान के खिलाफ परफेक्टली एनकैप्सुलेट हुआ है। और मोरक्को के खिलाफ भी कि यार भाई मैच में आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर पाएँगे, स्पेशली शुरू में। स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर एकदम से आईब्रो रेज़ होती है, या तो कोई सब्स्टिट्यूट होती है या फिर और अन अन हार्मलेस सब्स्टिट्यूशन होज़ेलू आ गया, गैब्रियल मार्टिनेली आ गया जिसको लेफ्ट सेंटर मिड आपने खिला लिया। मतलब नॉट नॉट कि कोई यार मेसी आ रहे हैं, कोई तबीयत का प्लेयर आ रहा है और फिर एंड में किसी तरह मैच उसी वजह से फ्लिप होता है और एंड में वो जी सारे पागल हो रहे हैं और एक बंदा खड़ा हुआ है उधर च्युइंगम या वेप कर रहा है अपना बस खड़े होके कि भाई और आई एम द डॉन। अब तो और हो रहा है, वो चश्मा-वश्मा पहन के वो बिल्कुल प्रोफेसर लोग भी है। पर आई थिंक 1-2 चीज़ें इस पे मैं ऐड करूँगा व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयर इट्स अ गुड पॉइंट। आई मीन तुमने बात की, लोगों को लगेगा कि अक्सर मज़ाक हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एंcelotti का करियर उठा के देखो, ही इज़ वेल रिनाउंड फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट्स, राइट? ही इज़ गॉट मोर यूसीएल्स और मोर कप्स देन लीग्स, एक्चुअली लीग विन्स। तो और उस चीज के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो सब्स्टिट्यूशंस और वो प्लेयर्स को जो इन एंड अराउंड वो मूवमेंट होती है उनकी। जिस तरह तुमने ओसेलो की मिसाल दी, तुमने मार्टिनेली की एग्जांपल थी, या तुमने सेकंड हाफ के अंदर पैकेटा को रिमूव करके एंड्रिक को लेके आने का, और ये एक एलिमेंट है। सो इतना एक्सपीरियंस टू बी काम इन दोज मोमेंट्स के जहाँ पे सिवियर प्रेशर है। यू थिंक अबाउट इट, ब्राजील एज अ फुटबॉलिंग वर्ल्ड पावर हाउस, और कितना प्रेशर प्रोबेबली होगा, बट the guy is calm as anything, he's ice cold to think वो एक्सपीरियंस क्या और उस प्रेशर में भी सोच के सही फैसला लेना, नंबर वन। नंबर टू, कार्लो एंcelotti is extremely famous for empowering his coaching staff. जब वन ऑल इक्वलाइज हुआ था, they all went to his son Davide Ancelotti, and वो मैंने अज्यूम किया था that was his son who had actually brought up the tactical idea कि हम किस तरह से जो है वो अ, बंदे बॉक्स के अंदर बढ़ाएंगे और पीछे से डीप एरिया से क्रॉसेस करेंगे। दैट इज गाइस, अगर तुम ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं मैनेजर हूँ, मैं अक्सर इन चीजों को सोचता हूँ कि यार मैं एंcelotti हूँ, मैं वर्ल्ड कप के स्टेज पे हूँ, और मेरे से बड़ा कोई बंदा कोचिंग की दुनिया में वर्ल्ड कप में है नहीं मौजूद, और मैं एम्पावर कर रहा हूँ अपने कोचिंग स्टाफ को कि यार तुम लोग आओ और उन डिसीजंस को बताओ कि हमें टैक्टिकली क्या चेंज करना है। दैट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ डाउन पावरिंग ऑफ योर ओन ईगो टू से यार तुम इंचार्ज हो, तुम करो। एंड एम्पावरिंग दैट is hats off, and one of the best or most influential leadership ideas that I've seen कि यार leaders empowers other। और मैंने उससे जितना सीखा है पिछले कुछ 1-2 सालों में, स्टाइल और चश्मों और बालों के अलावा, वो उसकी ये वाले ट्रेड्स हैं। सो वो पैरेलल्स कंप्लीटली मौजूद है, कब प्लेयर को लेके आना, कब नहीं लेके आना, कब काम रहना। 2-1 भी हुआ है, पूरा ब्राजील का क्राउड पागल हो चुका हुआ है, दीवाने। एक लास्ट चीज इसके ऊपर, और तुमने अर्जेंटीना की भी बात की थी इस तरह से कि यार ये जो लैटिन अमेरिकन होते हैं, जितने जज्बाती ये लोग होते हैं, साउथ अमेरिकन, ये सब probably they needed someone from a completely different world, different lens, different vantage point। उसको फर्क ही नहीं पड़ा था, सब क्राउड बेंच इधर उधर उड़ रहा है, वो अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहा है कि मैं किसको लेके आऊंगा। यू कैन नॉट बाय दैट, यू कैन नॉट लर्न दैट। यार हमने इनकी मिडफील्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। मैं रियल मैड्रिड इसको इसलिए भी कह रहा था क्योंकि यार रियल मैड्रिड की एक बड़ी ऑब्वियस चीज़ होती थी जो कि लोग जो हैं वो देख रहे होते थे, वो बहुत जो फैन्स थे वो खुश होते थे, जो दूसरे थे वो तपते थे कि यार इट सीम्स लाइक टैक्टिक्स गो आउट ऑफ द विंडो इन द सेंस कि यार स्ट्रगल कर रहे होंगे, मोरक्को के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, कैसेमीरो, फेबिनियो, लॉजिकली सेंस नहीं बननी चाहिए कि उस मैच के अंदर हैंग ऑन भी कर रहे हैं।
लेकिन किसी तरह 60-70 मिनट निकालेंगे जब आपको लग रहा होगा पूरी टीम अगली डोमिनेट कर रही है, इनका कोई सीन नहीं है। और फिर एकदम से विनी, गैब्रियल मार्टिनेली, कोई रैंडम बंदा आउ के जो है ना वो मोमेंट ऑफ मैजिक देगा और गोल हो जाएगा, सही है? और आई थिंक द माय क्वेश्चन टू दैट इज़ अब लीडिंग टू दैट कि यार हमने जो इनकी बात की थी मिडफील्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेग्स नहीं हैं, वो सब इज़ दैट इर्रेलेवेंट नाउ? क्या हमने जो वो बात की थी कि रियल मैड्रिड के भी बंदा जब टैक्टिकल एनालिसिस करता था ना तो आगे से वो जीत जाते थे, फिर बंदा अब ये क्या बोले, बंदा अब ये तो नहीं बोल सकता कि यार आई गेस आई बिकॉज़ आप ठीक भी होते हो। आप गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन इट समहाउ टर्न्स इर्रेलेवेंट। यार तुम गलत नहीं बोल रहे हो। और तुम एग्जैक्टली सही भी नहीं हो इस सेंस में कि आई मीन टांगों की प्रॉब्लम है। पर मैं दानियाल के साथ बैठा हुआ मैच देख रहा था और वो बार बार कह रहा था कि यार अगर ये गेम जो है ना एक्स्ट्रा टाइम में जाता है ना तो हम फंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस और वो जो लेथार्जी है ना, पैरों की टांगों की जान वान ना होना उस एक्सपीरियंस मिडफील्ड का, वो शो होना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उसने रेज किया था उस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एलिमेंट हो सकता है कि अगर गेम्स 90 मिनट के बियॉन्ड जाना शुरू हो जाए, हाउ फिट वुड ब्राजील बी। बट लास्ट थिंग ऑन इट, he empowers his players a lot to take some decisions and to take the game in their own hands. ना वो एम्पावरिंग ऐसी है कि जिससे प्लेयरों की बेस्ट पर्सनैलिटी सामने आती है। कि विनी बोलेगा यार मैं आके लेफ्ट बैक बनूंगा, वहां से बॉल लूंगा और काट के चला जाऊंगा। बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं बोलते हैं नहीं यार अपना प्लेयर वहां फिक्स कर लो आप। तो समझ रहे हो, लाइक वो वाली जितनी चीजें हैं ना, आई थिंक दैट दैट इज अनबिलीवेबल मैनेजमेंट। तो हमदान जिस तरह एंcelotti रियल मैड्रिड को एंड तक लेके जाता है, क्या वो इधर भी ब्राज़ील को एंड तक लेके जा सकता है? सारे पैरेलल्स तो तुमने वही वाले बताए, कैसेमीरो की बुढ़ी टांगे, मैड्रिड के पुरानी मिडफील्ड, विनिसियस के एकदम से मैजिक, होसेली जैसे सब्स्टिट्यूशंस, मार्टिनेली सब्स्टिट्यूशन। तो आई मीन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। हमें उनको टैक्टिकली उनके बुढ़ापे को, उनके एवरेज एज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ही ब्रिंग्स सम बस सीधा पावर। वाइब्स पे। ही चलो ब्रिंग्स अभी सम। हम इंग्लैंड की बात करेंगे, तो इंग्लैंड वर्सेस ब्राज़ील हो सकता है पॉसिबली क्वार्टर फाइनल के अंदर, तो उसका भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है जर्मनी की, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ। थर्ड स्ट्रेट वर्ल्ड कप विदाउट अ राउंड ऑफ 16। पिछले में वो ग्रुप स्टेज में बाहर हुए, उससे पहले भी ग्रुप स्टेज के अंदर बाहर हुए। काफ़ी लोग जूलियन नागल्समैन को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार पैराग जितनी भी जो मर्ज़ी कहना है कहो, कह लो आप स्पेन जैसी टीम नहीं है, फ्रांस जैसी टीम नहीं है जर्मनी की, ब्राज़ील जैसी नहीं है, जो मर्ज़ी कहना है। लेकिन लोग उसे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि यार पैराग्वे को तो हराना बनता था ना, एक्वाडोर को तो हराना बनता था ना। क्या ख़्याल है? यार एक तो पहले तो चीज क्या है कि नॉकआउट फुटबॉल इज ऑलवेज अनफेयर। आई डोंट सी वो जो एक्स्ट्रा टाइम वाला गोल था, जो डिसअलाउ हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो डिसअलाउ होना चाहिए था। ठीक है, कभी कभार हम हमेशा लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, और जिस तरह जब से सोशल मीडिया बढ़ चुका हुआ है, हमें सेंसेशनलाइज या फैसिनेटिंग या ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स देने की आदत हो चुकी हुई है। अगर आज वो जीत चुके होते तो हम बोलते यार देखो क्या उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया, एंड देन हु नोस व्हाट हैपेंस इन द राउंड ऑफ 16 फॉर स्टार्टर्स। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इतनी ज्यादा नहीं, उसकी। कौन बोलता पैराग्वे के हराने को ये थोड़ी बोलते कि क्या रिज़ल्ट निकाल दिया, बस नहीं बोलते चलो लेकिन अच्छा है हरा दिया। गेम हार रहे थे, कमबैक मार दिया यार, देखो वो मेंटेलिटी है। क्योंकि मैं उसके पैरेलल इस पे कहना चाह रहा हूँ कि यार कभी कभार हर वक्त इतनी पोस्टमार्टम की नीड नहीं होती है। यू जस्ट लॉस्ट, यू लॉस्ट समटाइम्स। बट हाँ, ऑन द अदर साइड देयर इज वन एलिमेंट जो कि जर्मनी फुटबॉल पे है। इफ यू थिंक अबाउट प्लेयर्स जो उनके स्क्वाड में या उनकी यूथ डेवलपमेंट के अंदर, even Nagelsmann spoke about why he plays Sane, because he feels there aren't enough 1v1 players or players who can take people on. वो एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि जर्मनी ने अभी भी, मैंने आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में 2022 के अंदर भी बात की थी इस बारे में, अभी भी जर्मनी ने वो प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए। बट उन्होंने पिछले 8 साल या 10 साल पहले जो है ना अपना यूथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवैम्प किया था, और दे मूव टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ ड्रिबलिंग सेशंस एट द एजेस ऑफ 5 6 एंड 8। पिछले 4 साल पहले भी उन्होंने और चेंजेस किए हैं, उसका मैं बताता हूँ, खैर हाँ, बोलो। तो वो कुछ चेंजेस है जिनका रिजल्ट फौरन तो नहीं मिलेगा। और वो वाले चेंजेस है जिसके 10 साल बाद, 11 साल बाद हम उसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स देखना शुरू करते हैं। अगर लोग बोलेंगे कि यार जमाल मुसियाला प्लेयर है, बट आई थिंक जमाल मुसियाला की मेजर डेवलपमेंट जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, एंड देन ही केम ऑन। सो दैट लास्ट वन बिग बिट ऑफ टैलेंट कमिंग आउट वाज फ्लोरियन विर्ट्ज।
जो उस लेवल का है। सो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट जिसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। लास्ट थिंग इसके ऊपर से फ्लिक प्रॉब्लम थी। पहले लोग कह रहे थे योकिम लोवो प्रॉब्लम है, देन दे सेड हांसी फ्लिक वाज द प्रॉब्लम, देन दे सेइंग जुलियन नागल्समैन इज द प्रॉब्लम। आर दे मैनेजर्स अ प्रॉब्लम और देयर इज अ डीपर कनेक्शन जो कि यूथ फुटबॉल से लिंक है, जो कि और कुछ सोशल बैकग्राउंड से लिंक है जो मुझे नहीं पता, बट ये मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि जर्मनी का, तो जिनको आइडिया नहीं है, जर्मनी की एक किताब है जो इसके ऊपर लिखी गई है, दास रीबूट, जो कि बताती है कि जर्मनी किस तरह 70s 80s में फुटबॉलिंग पावर हाउस था। उसके बाद वो किस तरह बिल्कुल ही उनकी लो मोमेंट्स आई, इंक्लूडिंग 2001 में इंग्लैंड से 5-1 हारे, और मतलब टेरेबल टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रीवैम्प किया 21st सेंचुरी के अंदर, जिसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट या सबसे बड़ा उसके अंदर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर क्लिंसमैन था, यर्गन क्लिंसमैन। और उसके साथ फिर योकिम लो था असिस्टेंट, उन्होंने अर्ली 2000s में चेंज करना शुरू किया, एक्चुअली लेट 90s में चेंज करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपने 2006 में उनकी होम पे परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर देखी, जिसमें दे क्रैश्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट्स अगेंस्ट इटली। और फिर आपने देखा कि 2010 के अंदर जर्मनी, उसके बाद 2014 में उनकी वो द पीक। कल्मिनेशन थी उस सारे हार्ड वर्क की। और 2014 के बाद से 16 में उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। 18 में फारिग हो गए, यूरो में भी फारिग हुए, इंग्लैंड से पहले राउंड में हार गए, और फिर 2022 के वर्ल्ड कप में, और अब आप देख लो, वो 2016 में भी जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, वो उनके जो 2014 और 10 वाली जनरेशन थी उसके लास्ट बैच थी, वो मुलर, ओजिल, शोजल सब खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद से जर्मनी वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया, और उसकी एक वजह ये है कि फुटबॉल थोड़ी बदली है। सबसे पहले फुटबॉल इंक्रीजिंगली फिजिकल हुई है, और दूसरा फुटबॉल के अंदर अब इंक्रीजिंगली लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट आप फेस कर रहे होते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो एबिलिटी चाहिए इन द फाइनल थर्ड, वो 1v1 एबिलिटी, दैट मोमेंट ऑफ मैजिक। और वो जर्मनी के पास तब से नहीं आई, क्योंकि मैंने भी जब इनको प्रीव्यू किया था तो मैंने बोला था कि यार, मुझे इनकी टीम के अंदर कोई पेस, कोई विंगर नहीं नज़र आ रहे। एक 30 ईयर ओल्ड साने है जिसको एसीएल हुई हुई है, जो टर्की में खेलता है, और कोई भी नहीं है। ना इनके Yeah. पास एलीट गोल स्कोरर्स हैं। उनदाव या वोल्टेमार्डे आर नॉट एलीट गोल स्कोरर्स मेरी नज़र में। मैं अब वर्ल्ड कप के किसी अच्छे स्क्वाड को देखता हूँ, आपके पास एट लीस्ट या तो एक प्रॉपर 1v1 प्लेयर होना चाहिए, या आपके पास एलीट गोल स्कोरर होना चाहिए। अब आप एक-एक करके टीम को देखो, स्पेन के पास 1v1 डीमन है, 2 हैं। फ्रांस के पास दोनों हैं, एलीट 1v1 भी और गोल स्कोरर भी। इंग्लैंड के पास एक एलीट गोल स्कोरर है एट लीस्ट। ब्राज़ील के पास 1v1 प्लेयर है। अर्जेंटीना के पास एलीट स्कोरर है। आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू पिक वन, दे हैव एट Yeah. लीस्ट वन। No, no, फ्रांस इज़ द that's right. ओनली टीम दैट हैज़ Everything. बोथ, कंप्लीटली Everything. बोथ, एवरीथिंग। Everything. तो इनके पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी, ना गोल स्कोरर, ना 1v1 प्लेयर। और मेरे ख़्याल से जो हम यूथ डेवलपमेंट और उसकी बात करते हैं, आई डोंट थिंक दे आर प्रोड्यूसिंग इनफ क्वालिटी प्लेयर्स 100%। इनका क्वार्टर फाइनल तक मैक्सिमम वाला स्क्वाड था। लेकिन लाइक यू सेड, उन्होंने रिसेंटली चेंज किया यूथ डेवलपमेंट के अंदर। 2022 के बाद उन्होंने 9 टू 11 वाली जो एज है उसके अंदर चेंज कर दिया टू मेक इट इवन स्मॉलर। नहीं, उससे पहले तो चेंजेस किए हैं, नो, लेकिन आई उसके थिंक अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली 6 टू 9, उन्होंने 6 टू सॉरी 9, 6 to 9, मैं ये उन्होंने 6 to 9 पे 6 टू चेंज 9 में उन्होंने छोटी स्पेसेस छोटे गोल में कर बिल्कुल। दिया है, और रिजल्ट्स को निकाल दिया बिल्कुल साइड पे, क्योंकि एब्सोल्युटली। वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस हों, आप ड्रिबलिंग करना सीखो। उन्होंने अंडर 17 और अंडर 19 वाली बुंदेसलीगा को रिवैम्प किया है, क्योंकि पहले कोचेस और वो सारे उनको होता था कि यार हमने रेलेगेट नहीं होना, उन्होंने रेलेगेशन को निकाला है। और उन्होंने फेजेस में डिवाइड कर दिया है, एज फार एज आई नो, कि फर्स्ट के अंदर आप खेलो, और फिर सेकंड के अंदर लाइक टीम जिनका सिमिलर लेवल होता है वो आपस में बंच अप होती हैं, ताकि कंपेटिटिव मैचेस हों प्लेयर्स के आपस में। तो ये चीज़ हुई है। एक आखिरी मैं चीज़ इस पे बोलूँगा, फिर तुम करना, कि जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, इन आप सबको देख लो। आपकी जो सोशल सिचुएशन, आपकी जो सोशल पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह आपके फुटबॉल के साथ ताल्लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर आता है। फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, प्लस वहाँ पे अर्बन फुटबॉल का बहुत बड़ा रोल है, जो कि छोटी उनकी अर्बन लोकेलिटीज़ हैं, जिधर छोटी-छोटी फुटबॉल वो बनी हुई हैं। उनका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो केज्ड फुटबॉलिंग, स्ट्रीट फुटबॉल का बहुत ज़्यादा उधर रवाज है।
ब्राज़ील के अंदर फ़वेला फुटबॉल का बहुत ज़्यादा रवाज है, सही है? ये वो जगह हैं, ये वो चीज़ें हैं कि वहाँ से उस टाइप के प्लेयर निकलते हैं जो कि एम्बापे है, ओलीसे चलो जहाँ पे भी डेवलप हुआ है, डेम्बेले है, चरकी है, ज़िडान था, विनी है, यमाल स्पेन से निकला है। जर्मनी की जो पॉपुलेशन है और जर्मनी का जो रोल है, जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन पहले वो टर्किश डिसेंट के हैं, व्हिच डज़न्ट मैटर रियली, दे लव फुटबॉल एज़ वेल, बट देयर इज़ नो, मैं क्योंकि इधर रहता हूँ, कोई वो कल्चर है ही नहीं स्ट्रीट फुटबॉल का। जिसने फुटबॉल खेलनी है वो जाके एमेचर क्लब में खेले। मैंने भी फुटबॉल खेलनी है ना, या तो मुझे किसी ऐप में जाके वो फाइव अ साइड खेलनी है जाके, वो शुगल मेला होता है। जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो सारे एमेचर क्लब्स में खेल रहे होते हैं और एमेचर क्लब्स के अंदर मोस्टली आपको 9v9, 11v11 फुटबॉल मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जर्मन्स बाय देयर पर्सनैलिटी आर वेरी रोबोटिक, वेरी मैकेनिक, वेरी I will receive the pass, I will take a touch, I will pass back. They are like Manuel Neuer, they are like Joshua Kimmich, they are like Pavlo, मतलब पाव्लोविच भी चलो ठीक है, जर्मनी मैं कंसिडर करूँगा कि बहुत ज़्यादा आपके रोबोटिक और मैकेनिकल प्लेयर्स हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, जस्ट अ टाइप ऑफ प्लेयर। इन्होंने बोला है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं और अगर तुम लिटरली जर्मनी के पिछले कुछ सालों में भी देख लो, सबसे ज़्यादा फ्लेयर प्लेयर्स इमिग्रेंट बैकग्राउंड्स के थे। मूसियाला इमिग्रेंट बैकग्राउंड, ओज़िल इमिग्रेंट बैकग्राउंड, आपका और मुझे कोई नाम वगैरह दे दो, वो भी इमिग्रेंट बैकग्राउंड का होगा। द ज़ाने ओनली एक्सेप्शन ज़ाने, इज़ नाब्री साने। नाब्री। एग्ज़ैक्टली। आपकी जो बिगेस्ट इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शन आई है, वो विर्ट्ज़ है। लिटरली ही इज़ द ओनली एक्सेप्शन जो कि उस वो फ्लेयर प्लेयर कंसिडर हो सकता है और वो जर्मन है। तो ख़ैर लॉन्ग rant over just to say कि I think they changed their structure and that brought them a lot of success post 2006, बट अब फुटबॉल के अंदर ऑल चेंज आ गया है और उनको रीइन्वेंट करना पड़ेगा दोबारा मॉडर्न फुटबॉल के लिए। और आज वो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर वो सही हुए तो वो 2035 या उससे ऑनवर्ड्स उनको जाके जो है उसका असल जो है वो फ्रूट मिलेगा। अग्रीड, आई एग्री विद इट। खैर बड़ा वन वन साइडेड हो गया, लेकिन आई थॉट आई शुड टेल इट बिकॉज़ मैं यहाँ रहता हूँ, सो आई हैव अ इन लाइक आई सी के जर्मन कैसे लोग हैं। तो वो इसलिए जो है कहना ज़रूरी था। तुम्हारी जिस पे एक्सपर्टीज़ है, सेकंड हैंड इंग्लिशमैन, इट्स कमिंग होम। बताओ जी, इंग्लैंड के बारे में बात करो। नॉट कमिंग होम, नॉट कमिंग होम, गवारा फूट गया? नॉट कमिंग होम यार, गुब्बारा फूट। यार एक टूकल के बारे में तो तुम इतना कुछ कह रहे थे कि बादशाह है और नॉकआउट का बाप है और माय माय मैनेजर ही नोज़ हाउ टू हैंडल। तो हवा निकल गई। यार हवा नहीं निकल गई, बस मुझे आई थिंक दो तीन उसके मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे आसान नहीं लग रहा है कि दे वुड गो ऑल द वे। आई थिंक पहली चीज क्या है कि टूकल ने टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के दौरान भी काफी बार ये एक चीज को रिटरेट किया कि यार जो 26 मैन का स्क्वाड है, वी एनीवेज नीड 14 15 प्लेयर्स टू प्ले इन दैट। सही है। तो उन 14-15 में से राइस, साका, रीस जेम्स, these three were very core to his idea. Neither Saka is fit, right? वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, पहला मैच नहीं खेला, दूसरा नहीं खेला, तीसरा खेला नहीं, सही खेल पाया, चौथे में बेंच से आया। रीस जेम्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। राइस जो है is hobbling after every other game. So I feel these three players were core to the idea and they're not fit 100%. Number one. Second cheese, every other game you feel there's a new lineup, and that new lineup is not coming from a tactical point of view. It's enforced substitutions or enforced changes. Uh, साका आ रहा है फिर बाहर जा रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। क्या जो मतलब, साका तो शुरू से नहीं खेल रहा? नो नो, उससे फिर थर्ड गेम स्टार्ट किया था, बट फिर दोबारा से उसको फील हुआ। फिर उसके बाद जो है वो रीस जेम्स इंजर हुआ, तो जरल कौनसा को लेके आए, जरल कौनसा को लाए, तो कौनसा फिर इंजर हो गया, कौनसा के बाद फिर जेट स्पेंस आ गया। तो फिर लास्ट ही सेटल्ड बैक फोर नहीं है। जॉन स्टोन्स ने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद यही आ गया, which was the right move. Then Reece James was there as part of the back four, and he got injured, and Jet Spence came in. फिर एक गेम में रिको लुइस को हटा दिया था, जेट स्पेंस लेफ्ट बैक पे खेला था। So there is a lot of chopping and changing in a World Cup environment where there's only 8 games. How do you build that team chemistry? How do you get familiarized with each other if there is constant changing, chopping and changing? वो destabilizing होता है।
यस, जो मैं तुमसे बात कह रहा था कि जर्मनी रिजल्ट दे रहा है, हिज सब्स्टिट्यूशंस और हिज टैक्टिकल चेंजेस या हिज सब्स्टिट्यूशंस और हाफ टाइम टीम टॉक्स, they somehow gotten them some results along with obviously players with big personality like Bellingham and Harry Kane, but वो कितना चलेगा? तो मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इंग्लैंड जीत सकता है. Lastly, they're going to the Azteca now, मेक्सिको सिटी के अंदर, which people are calling it the Lions Den. मेक्सिको आज तक सिर्फ 2 ही कंपैरेटिव गेम्स वहाँ पे हारा हुआ है. बेस्ट ऑफ लक टू देम बाय द वे. बेस्ट ऑफ लक. तो यू डोंट थिंक कि ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड हो सकता है? I don't see Brazil versus England happening. यू सी ब्राजील वर्सेस मेक्सिको? Yeah, I see Brazil versus Mexico. अगर ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड हो गया तो कौन जीतेगा? ब्राजील? I fancy England in that game. बाबा के खिलाफ ना जाओ बॉस, बाबा के खिलाफ ना जाओ। पर यार ब्राजील वर्ल्ड कप जीत रहा है। उस मैड्रिड को हराने का एक ही तरीका था कि कहो कि मैड्रिड जीतेगी, वो किसी तरह फिर उनका जूजू उनके खिलाफ हो जाता था। जिस साल मैंने बोला है यार ये नहीं जीत सकते, उस साल वो हर मैच जीते हैं और फिर एंड पे वो ट्रॉफी भी जीत गए। तो अब बोलो कि ब्राजील ही जीत रहा है। ब्राजील जीत रहा है बस. तो खैर ये ब्राजील ये जीत रहा है कुछ भाई। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो जीत. लास्टली वन थिंग व्हिच आई फील could be could be the reason where they win it is that team spirit amongst them, which is if you feel के जब वो मैच एंड हुआ था किस तरह से ऑली वॉटकिंस वगैरह किस तरह से सारे साथ थे, लाइक यू डिडंट सी बैड फेसेस और बैड मूड्स इन दैट स्क्वाड. क्या मुझे नहीं खिलाया, whereas I mean I'm not saying कि इस वजह से फ्रांस नहीं जीतेगा, पर रेहान शर्की गेम के बाद he was extremely upset because obviously he expects to play. बट तो इंग्लैंड जब खत्म हुआ था एंड दे वर सिंगिंग दैट वंडरवॉल, उन्होंने हैरी केन को बीच में खड़ा किया. सो दे वरंट इनफ ईगोस, दे डिडंट वांट टू शो देमसेल्व्स, बट दे वर वेरी हैप्पी विद हैरी केन टेकिंग दैट लाइमलाइट. उससे पिछले गेम में दे वर वेरी हैप्पी विद जूड बेलिंगहम डूइंग इट. तो मुझे उनकी टीम मोरल केमिस्ट्री, दैट सोशल एलिमेंट ऑफ बीइंग टुगेदर, दैट इज वन वेरी बिग प्रो दैट कैन टेक टीम्स थ्रू द टूर्नामेंट. ये मुझे लगता है कि दैट्स वन रीजन व्हाई दे गोना विन इट एंड ऑब्वियसली टुकल. चलो लेट्स सी। ये थी एक और वीडियो वर्ल्ड कप के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता हम आखिरी स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। आप सारे नॉकआउट मैचेस लाइव और एक्सक्लूसिव टैप मैट पे देख सकते हैं, तो उनको चेकआउट करें और हमारे एनालिसिस और हमारी कवरेज के लिए भी ट्यून इन करें। हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, उन्हें चेकआउट करें। इस्माइल फारूक और शेख हमदान की तरफ से टेक इट ईजी। अल्लाह हाफिज़।